सो हेलो एडल्ट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने बात किया अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी कि मॉडर्न साइकोलॉजी कैसे आई, वर्ल्ड में साइकोलॉजी का एडवांसमेंट्स कैसे और कब कब हुआ, साथ ही साथ में इंडिया में साइकोलॉजी का क्या ट्रेस बैक होता है या हिस्ट्री क्या है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी क्या है। ये वीडियो आपके लिए पूरा देखना क्यों जरूरी है ये भी बताता हूँ मैं। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी ना सिर्फ आपको पढ़ाई में हेल्प करेगा, आपकी साइकोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप करने में हेल्प करेगा, बल्कि साथ ही साथ आपको आगे चलकर अगर साइकोलॉजी में करियर बनाना है ये वहां पर भी हेल्प करेगा। तो समझते हैं कि कितने तरीके की साइकोलॉजी के ब्रांचेस हैं इंडिया में। 70 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अलग अलग साइकोलॉजी की डिग्रीज दे रहे हैं। तो कितनी ब्रांचेस हैं और इन ब्रांचेस का यूज़ क्या है, इन ब्रांचेस में पढ़ाया क्या जाता है, इन ब्रांचेस से हमें डेली लाइफ में या डेली रूटीन में क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जो सबसे पहला है वो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निशन इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन। दिमाग में एक इंफॉर्मेशन लाना, उसको होल्ड करना, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना और उसके बाद उसको दूसरों को प्रोसेस करना या ट्रांसफॉर्म करना। जो मेजर कॉग्निटिव प्रोसेस होती है एक इंसान की या ह्यूमन बीइंग की, वो है अटेंशन होती है कि हम किसी चीज़ पे अटेंशन दे रहे हैं। परसेप्शन होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में क्या सोच रहे हैं। मेमोरी, याद रखने की काबिलियत। रीजनिंग, किसी चीज़ को क्वेश्चन करना कि ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है, डिसीजन मेकिंग हो सकती है। ये सारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं। सो इसकी स्टडी जो होती है वो होता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इसके बाद सेकंड आते हैं बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। अब ये समझो कि आपको कोई लड़की बहुत पसंद आ रही है या कोई लड़का बहुत पसंद आ रहा है एंड यू वांट टू गो अहेड और उससे बात करनी है, आपको अपने दिल की बात करनी है। कौन कौन सी फीलिंग आएगी आपके अंदर? एक डर होगा, एक नर्वसनेस होगा, आपका हो सकता है हार्ट पल्पेशंस स्टार्ट हो जाएं, दिल जोर जोर से धड़कना स्टार्ट हो जाए, या आपकी सांस फूलने लगे, या आपको बहुत अनकॉन्शियस सा फील होने लगे। ये सारे फीलिंग्स आपके अंदर हो सकते हैं। इस चीज़ की स्टडी कि आपकी थॉट या आपके बिहेवियर का आपकी ह्यूमन बॉडी में क्या फ़र्क पड़ता है, इम्यून सिस्टम में क्या फ़र्क पड़ता है, इसकी स्टडी जो है वो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी पे होती है। इसका एक अलग फील्ड आया है जहाँ पर न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट जो हैं वो साइकोलॉजी और डॉक्टर्स जो हैं वो मिलकर जब काम करते हैं, दैट इज़ मोर ऑफन न्यूरोसाइकोलॉजी, जहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमन बॉडी पे क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, नर्वस सिस्टम में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं विद द इंफॉर्मेशन दैट यू कलेक्ट, किस तरीके का आप उसको परसीव करते हैं, थिंग्स लाइक दैट। इसके बाद अगला आता है डेवलपमेंट साइकोलॉजी। सो डेवलपमेंट साइकोलॉजी को किस तरीके से समझेंगे हम कि हमारी लाइफ में जब हम छोटे बच्चे होते हैं और वहाँ से लेकर जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं, उस बीच में, उस डेवलपमेंट में आपकी साइकोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आई हैं, आपकी थॉट प्रोसेस में, बिहेवियर में, एक्सपीरियंसेस में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, इसकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसे डेवलपमेंट साइकोलॉजी, मतलब लाइफ स्पैन के साथ आपकी साइकोलॉजी में या थॉट प्रोसेस में जो चेंजेस आते हैं, दैट इज डेवलपमेंट साइकोलॉजी। सो बेसिकली जो डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये पढ़ते हैं कि आज की डेट में आप जो हैं, जो आपकी थॉट प्रोसेस है वो क्यों है, कैसे ये हुआ है, चाहे वो बच्चों पे हो, चाहे वो एडल्ट्स पे हो या उसके आगे। सो ये सारी जो स्टडी होती है लाइफ स्पैन की, वो डेवलपमेंट साइकोलॉजी पे आता है। सो अगला है सोशल साइकोलॉजी। तो क्या आपको कभी ऐसा हुआ है कि आपको पता भी नहीं, क्लास में लोग हल्ला कर रहे हैं, आपके दोस्त हल्ला कर रहे हैं, अरे भाभी आ गई, ठीक है, आपने उस नज़रिए से उसको देखा नहीं था, बट अचानक से आपकी नज़रिया चेंज हो जाता है उस लड़की के लिए एंड यू स्टार्ट फीलिंग फॉर, यू स्टार्ट गेटिंग एंशियस जब आप उससे बात करने जा रहे हो। आपको लोग जिस नज़रिए से देख रहे हैं, आप वो हुटिंग करते हैं आपके दोस्त जब वो लड़की आ जाती है सामने एंड थिंग्स लाइक दैट। बस आपने क्या किया था, एक बार बोला कि यार मुझे ये लड़की पसंद है या अच्छी लग रही है, एंड देन सडनली उस लड़की को भी ये चीज़ पता चलती है या उस लड़के को भी ये पता चलने लगता है कि यार कुछ तो हो रहा है, कुछ तो ये बात है, ये लड़का शायद मुझे लाइन मार रहा है या थिंग्स लाइक दैट। तो उसको भी रियलाइज़ होता है। तो ये जो सोसाइटी का जो इम्पैक्ट पड़ता है हमारी थॉट प्रोसेस और बिहेवियर में, दैट इज सोशल साइकोलॉजी। यही कारण है जब दंगे होते हैं, यही कारण है जो पॉलिटिक्स में आप देखो लोग एक दूसरे से लड़ जाते हैं जबकि उनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। भाई भाई एक दूसरे से लड़ जाते हैं बिकॉज कि यार मुझे तुम बीजेपी को सपोर्ट करते हो, मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, लड़ लिए इस बात पे। सो सोसाइटी का इम्पैक्ट क्या पड़ता है उसकी जो स्टडी होती है, दैट इज सोशल साइकोलॉजी। अगला है क्रॉस कल्चरल या कल्चरल साइकोलॉजी। सो इसको इस तरीके से समझो कि आप पंजाब से हो और आप केरला चले गए, आप केरला से और आप पंजाब चले गए, वहां पर कल्चर ही एक तरीके से नया हो गया। उस कल्चर में जब आप रह रहे हो, बढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो उसके कारण से आपके थॉट प्रोसेस में, बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं, एक्सपीरियंसेस में क्या चेंजेस आते हैं, उसकी जो स्टडी होती है, दैट इज कल्चरल साइकोलॉजी या क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी। इसके बाद है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी।
एनवायरमेंटल साइकोलॉजी मतलब कि आप हो सकता है पहाड़ में रहते हो जहाँ पर मौसम अलग है, या हो सकता है आप केरला में रहते हो जहाँ पर मौसम अलग है, या हो सकता है कि आप रशिया में रह रहे हो जहाँ पर हमेशा ठंड पड़ी रहती है। सो एनवायरमेंटल इश्यूज के कारण, चाहे वो टेम्परेचर हो चाहे ह्यूमिडिटी हो, इसके कारण से आपके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसकी जब स्टडी करते हैं हम तो उसे एनवायरमेंटल साइकोलॉजी कहता है। उसकी जो लोग स्टडी करते हैं उन्हें एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल कि उत्तराखंड में हमेशा बाढ़ आ जाती है या लैंडस्लाइड्स होते हैं, तो वहाँ के लोग एक तरीके से थोड़े से डर में रहते हैं, एंशियस रहते हैं कि अगर बारिश हो रही है तो यार कहीं बाढ़ ना आ जाए। सो उनका बिहेवियर ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। कई लोग इसी सिचुएशन पे हो सकता है कि उनकी मदद करते हैं, लोगों की जो आगे बढ़ बढ़ के मदद करते हैं, खुद अपने जान की परवाह किए बिना लोगों की मदद करते हैं, जैसे हमने केदारनाथ मूवी में देखा था। सो उस तरीके के एनवायरनमेंट में आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, और उसकी जो स्टडी होती है वो एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। इसके बाद है हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी जो जनरली हम फोकस करते हैं वो एंजाइटी या स्ट्रेस पे फोकस करते हैं। तो मतलब अगर आप कॉन्स्टेंटली एंशियस हो या स्ट्रेस में हो तो आपके बिहेवियर में किस तरीके के चेंजेस आ सकते हैं, इसको किस तरीके से रेक्टिफाई किया जा सकता है, ये जो स्टडी होती है ये बेसिकली हेल्थ साइकोलॉजी में होती है। अगला है क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी। So this psychology section focus more into the behavior of like anxiety है, stress है, maladaptive behaviors हैं। सो ये सारी चीज़ें उसमें समझ में आती हैं। साथ ही साथ में काउंसलिंग की जाती है इन लोगों की, जो जैसे मान लो नशा मुक्ति वाले लोग हैं, जो बेसिकली कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारे सब्सटेंस अब्यूज़ के चीज़ें होती हैं, तो उसमें क्यों हो रहा है, किस तरीके से बिहेवियर में चेंज आ रहा है, और काउंसलिंग की हेल्प से उस चीज़ों से बाहर निकाला जा सकता है। काउंसलिंग कई बार ये भी हेल्प होता है कि हम गलत लोगों की संगत में पड़ जाते हैं, वो भी एक तरीके का वहाँ पर भी एक तरीके से काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की हेल्प होती है। साथ ही साथ में अगर आपको करियर के बारे में सोचना है, करियर काउंसलिंग के लिए एक सेक्शन होता है जहाँ पर करियर के बारे में आपको बताया जाता है, समझाया जाता है। सो ये सारे सेक्शंस जो हैं वो काउंसलिंग साइकोलॉजी में आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके जो दोस्त हैं वो बहुत अच्छे हों या आपके लिए प्रोडक्टिव हों। जब आप अपना करियर प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आपकी एज में आपको प्लान करनी है अपने दोस्त, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी एन एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग अराउंड विद। दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। दुनिया में ये चीज़ देखी गई है, बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स या इन्फ्लुएंसर्स ने इस चीज़ को बोला है कि यू शो मी 5 फ्रेंड्स आई विल शो यू द फ्यूचर, थिंग्स लाइक दैट। सो कई बार ये होता है कि हम गलत लोगों के संगत में पड़ जाते हैं, हम ऐसे लोगों के संगत में पड़ जाते हैं जो खुद प्रोडक्टिव नहीं है, और उसके कारण से हमारी प्रोडक्टिविटी खराब होती है, और आगे चलकर हमें लेटर इन द लाइफ हमें ये रियलाइज होता है। सो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आपको हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई द पैरामीटर्स कि क्या सही हो सकते हैं, क्या गलत हो सकते हैं, और उसके बाद आपकी डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प करा सकता है एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। इसके बाद जो आता है वो है इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ये कहाँ पर यूज होता है दोस्तों? ऑब्वियस सी बात है, जब हम ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो हर वो जगह जहाँ पर लोग हैं वहाँ पर आप साइकोलॉजी का यूज देख सकते हो। सो इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का काम वहाँ पर आता है जहाँ पर जॉब वाले लोग हैं या एक एचआर के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स पर्सन के अंदर लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, या एक छोटा सा स्टार्टअप भी हो जहाँ पर 4 या 5 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, 4 या 5 दोस्तों ने एक नया काम चालू किया, वो भी हो सकता है। सो ऐसे लोग जो काम करने के लिए एक साथ जुड़ रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी को पढ़ना, उनको समझना और उनके लिए मोर प्रोडक्टिव बनाना एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। अब इसमें अगर आप एक तरीके से समझो, अगर आपने विवेक बिंद्रा को देखा है या संदीप महेश्वरी को या जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा को देखा है, ये बेसिकली एक तरीके से मोटिवेशनल स्पीकर्स तो हैं ही हैं, बट ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। भले डिग्री है या नहीं है वो अलग बात है, बट व्हाट दे परफॉर्म इज मोर ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट। एंड दिस इज द रीजन कि आप अच्छी प्रोडक्टिव निकालने के लिए आप किस तरीके से लोगों को मैनेज करते हो। तो कई लोग सैलरी के तौर पर देखते हैं कि यार इसको सैलरी अच्छी दे देंगे, ये काम अच्छा करेगा। कई लोग पर्क्स देते हैं कि अगर आपने इतना समय कर लिया, इतना काम कर लिया तो आपकी ये इंसेंटिव बन जाएगी। कई लोग अच्छा काम करने पे विदेश दौरे पे भेज देते हैं, टूर पे भेजते हैं। ये सारी चीज़ें मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए होती है, और इसकी स्टडी कि कौन सी चीज़ ज़्यादा मोटिवेट करेगी आपको काम करने के लिए, इंडस्ट्रियल या साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। इसके बाद होते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट।
इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके स्कूल में आपने किसी साइकोलॉजिस्ट को देखा है जो आपके स्कूल में काम कर रहा है, वो या तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होगा या तो फिर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होगा। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का मेन काम जो होता है वो ये समझना होता है कि बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है उसके क्या रीजंस हो सकते हैं कि वो नहीं पढ़ रहा या पढ़ रहा है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एग्जाम्पल, स्कूल आने का मन नहीं कर रहा। क्यों नहीं मन कर रहा? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि स्कूल में ऐसा कुछ खास होता ही नहीं है कि मुझे स्कूल जाने का मन करे। दूसरा हो सकता है कि स्कूल में बुलिंग होती है उस पर्टिकुलर बच्चे की, इसलिए उसको स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है। तीसरा होता है कि उसको किसी बात का डर है, किसी ने उसके दिमाग में या दिल में डर बैठा दिया है, इसलिए वो स्कूल जाना नहीं चाह रहा। ये सारे स्कूल या एजुकेशन से रिलेटेड जब चीज़ें होती हैं तो वो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट पढ़ता है कि इस बच्चे की पढ़ाई को कैसे इंप्रूव किया जाए। कई बार हम बोलते हैं ना कि हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा सर, या हमारे कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, मेमोरी नहीं बढ़ रही है, हम कितना भी पढ़ने की कोशिश करें हमारी याददाश्त उतनी नहीं हो पा रही, हम पढ़ ही नहीं पा रहे, एक जगह बैठ नहीं पा रहे पढ़ने के लिए। ये सारा काम या सारी स्टडी जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट करता है और बच्चों के साथ काम करता है ताकि ये सारे चीज़ों को सही किया जा सके। अगला है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट क्या करता है? अब स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप हार रहे हो, ठीक है, एक टीम अगर मान लो कंटिन्यू हार रही है, आपका मोरल डाउन होगा, आपका मोटिवेशन डाउन होगा, आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी क्रिकेट प्लेयर को देख लो, अगर उसका एक सीजन चल रहा है जहां पर वो फेल होता जा रहा है हर बार, मतलब 5 रन पे, 10 रन पे, 20 रन पे आउट हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको वापस उस जगह पर लेके आना कि यार तुम पहले बहुत अच्छे थे बट क्या हो रहा है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, घर में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के फादर एक्सपायर हो गए हो सकता है, कंटिन्यू क्योंकि परफॉर्म नहीं कर पा रहे इसलिए उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए कई बार बोलते हैं कि अगर आपको सिर्फ एक नॉक, अच्छा नॉक चाहिए होता है वापस फॉर्म में आने के लिए, ठीक है। सो वो एक नॉक जो होता है वो बेसिकली आपकी साइकोलॉजी को बदल देता है। जहां पर आप सोच रहे थे कि यार मैं फेल हो रहा हूं, आपने 50 मार दिया, अब आप सोच रहे हो कि चल 50 मार दिया, अगली बार 100 मारूंगा। थॉट प्रोसेस कंप्लीटली चेंज हो गया। और ये जो चेंज होता है ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट करते हैं। कई बार आप अगर फुटबॉल के फैन हैं या आप बास्केटबॉल के फैन हैं, आपने मोटिवेशनल स्पीचेस सुनी होंगी कोचेस की। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे और भी ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी के जो धीरे धीरे इमर्ज हो रहे हैं, जैसे कि एविएशन, स्पोर्ट्स, राइट, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, रूरल साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी, कम्युनिटी साइकोलॉजी, मैनेजरियल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ वुमेन, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, कुछ नाम है। आप हर एक फील्ड के साथ इसको अटैच करके समझ सकते हो कि जहाँ पर ह्यूमंस हैं वहाँ पर साइकोलॉजी का एक ब्रांच हो सकता है, अप्रोच हो सकती है। जहाँ पर कलेक्टिव ह्यूमन है या एक इंडिविजुअल ह्यूमन है वहाँ पर अप्रोच हो सकती है। सो ब्रांचेस बहुत सारे हैं। आई होप कि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको और मैंने बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत इजी तरीके से समझाया, मुझे कमेंट करके बताओ। लाइक करोगे तो मुझे ऑटोमेटिकली रियलाइज हो जाएगा कि आपको वीडियो पसंद आया है एंड इट विल हेल्प मी मोर इनटू द सेम फ्रंट। थैंक यू। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट पार्ट पे। तब तक के लिए बाय बाय।